बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम माइटोसिस के बारे में स्टडी करेंगे और हम जानते हैं कि माइटोसिस सेल डिवीजन की एक टाइप है और इस डिवीजन में पेरेंट सेल और डॉटर सेल में क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है। पेरेंट सेल वो होता है जिसने डिवाइड करना है और डिवीजन के बाद जो नए सेल बनते हैं उनको डॉटर सेल्स का नाम दिया जाता है। और अगर हम ये सपोज करें कि हमारा ही कोई सेल है ह्यूमन का, तो इस पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम है और जो डॉटर सेल्स हैं उनमें भी 46 और 46 ही हैं। इट मीन क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं हो रहा, सेल की तादाद ज़रूर बढ़ रही है। इस तरह की डिवीजन को माइटोसिस कहा जाता है। और ये डिवीजन सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में ही होती है, क्योंकि माइटोसिस की होने के लिए न्यूक्लियस का होना ज़रूरी है। और फिर ये किन यूकैरियोटिक सेल में होती है? सोमैटिक सेल्स में, यानी जिन्होंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होना, बॉडी के वो सेल सोमैटिक सेल हैं और वो अपनी तादाद हमेशा बढ़ाते हैं, इजाफा करते हैं थ्रू माइटोसिस। अब माइटोसिस 2 मरहलों में मुकम्मल होती है। पहले मरहले में न्यूक्लियस की डिवीजन होती है, कैरियोकाइनेसिस। इसमें एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियाई बन जाते हैं। फिर उसके बाद ये पूरा सेल डिवाइड कर जाता है और इसमें एक सेल से 2 सेल बन जाते हैं। इस स्टेज को साइटोकाइनेसिस कहा जाएगा और इस तरह 2 डॉटर सेल बन जाते हैं। अब ये जो कैरियोकाइनेसिस है, एक सेल में एक न्यूक्लियस से 2 बनना, इसकी फर्दर आगे फेजेस होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और फाइनली टीलोफेज। तो पहले मरहले में हम कैरियोकाइनेसिस की डिटेल देखते हैं। ये पेरेंट सेल, अभी इसमें डिवीजन स्टार्ट नहीं हुई और इसके न्यूक्लियस में क्रोमोसोम भी अपीयर नहीं हुए। थिन फाइबर्स नजर आएंगे और इनको क्रोमैटिन मटेरियल कहा जाएगा। ये डीएनए और प्रोटीन पर मुश्तमिल थिन फिलामेंट्स हैं, फाइबर्स हैं, क्रोमैटिन नेटवर्क। सेल इंटरफेस स्टेज पे है, यानी सेल डिवाइड हुआ नहीं, ना ही डिवाइड कर रहा है, बल्कि डिवीजन की तैयारी कर रहा है। और अब ये भी याद रखिए कि हम ये सपोज करेंगे कि इंटरफेस की सिंथेटिक फेज या एस फेज हो चुकी है और ये क्रोमैटिन डुप्लीकेटेड है, लेकिन फ़िलहाल ये हमें ईच क्रोमैटिन फाइबर सिंगल नज़र आ रहा है, लेकिन दर हकीकत ये डुप्लीकेटेड है। और यहाँ पे न्यूक्लियस के बैरूनी सतह पे ये जो मैंने रेड कलर से मेंशन किए हैं, ये सेंट्रियोल्स हैं। 2 सेंट्रियोल हैं और 2 और भी बन चुके हैं ड्यूरिंग इंटरफेज ही। टोटल 4 सेंट्रियोल हैं, 2 हॉरिजेंटल, 2 वर्टिकल। अब ये दोनों सेंट्रियोल एक ही जगह पे मौजूद हैं
कि चारों सेंट्रियोल 2 पेयर्स कह लें, और जिस जगह पे ये मौजूद हैं साइटोप्लाज्म का वो एरिया सेंट्रोसोम के नाम से जाना जाता है, दैट इज नोन एज सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या है? साइटोप्लाज्म का पोर्शन है, यहाँ पे सेंट्रियोल मौजूद होते हैं और 4 सेंट्रियोल यहाँ पे बन चुके हैं, 2 पेयर ऑफ सेंट्रियोल। अब प्रेपरेशन के बाद माइटोसिस स्टार्ट होगी, कैरियोकाइनेसिस स्टार्ट होगी, सेल के साइज में इजाफा होगा, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन टूटना शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी पूरी तरह टूटी नहीं। ये और जो अंदर क्रोमैटन था वो कंडेंस होकर डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम की शक्ल में अपीयर हो जाएगा। सेल में जितने भी क्रोमोसोम हैं वो सारे अपीयर हो जाएंगे। सपोज अगर ये ह्यूमन का सेल है तो इसमें 46 क्रोमोसोम डुप्लीकेटेड फॉर्म में नजर आएंगे। जब मैं कह रहा हूँ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम तो इट मीन इनमें से हर एक डबल क्रोमोसोम है, ये एक्चुअली 92 क्रोमोसोम है। मीनवाइल जो सेंट्रियोल के 2 पेयर थे, इनमें से एक पेयर अलग होकर न्यूक्लियस की अपोजिट साइड पे जाना शुरू हो जाता है। जब ये काम हो रहा है, इस स्टेज को हम कहते हैं अर्ली प्रोफेज। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटना शुरू हो चुकी है, क्रोमैटन मटेरियल की कंडेंसेशन कॉइलिंग हो गई और हर क्रोमैटन डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम की फॉर्म में अपीयर हो गया। 2 पेयर ऑफ सेंट्रियोल एक ही जगह पे थे, उनमें सेपरेशन हो गई। 2 सेंट्रियोल न्यूक्लियस की अपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। जब सेंट्रियोल की ये माइग्रेशन मुकम्मल हो जाएगी, अब यही सेल आपको ऐसा दिखाई देगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मुकम्मल तौर पे टूट चुकी, साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो गया क्योंकि इसमें न्यूक्लियस का मटेरियल भी शामिल हो गया। तो साइटोप्लाज्म बिकम्स हाईली कंसंट्रेटेड। सेंट्रियोल अपनी जगह पे पहुंच चुके हैं, इधर वाले भी। अब ये सेल की जिन साइड पे सेंट्रियोल मौजूद हैं, इस साइड को पोल कहा जाता है। 2 पोल आपको नजर आ रहे हैं सेंट्रियोल वाले एरियाज। और जो क्रोमोसोम है वो पूरे साइटोप्लाज्म में बिखर चुके हैं, स्कैटर्ड हो चुके हैं। कोई डुप्लीकेट क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में किसी जगह पे है, कोई किसी जगह पे है। मीनवाइल इस सेंट्रियोल में से माइक्रोट्यूब्यूल्स बनना शुरू हो चुकी हैं। जो सबसे छोटी माइक्रोट्यूब्यूल्स बनी हैं, इनको एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल कहा जाता है। ये सेंट्रियोल में से बनी हैं, लेकिन इनकी लेंथ ज़्यादा नहीं है। कुछ माइक्रोट्यूब्यूल सेंट्रियोल से निकली हैं और सेल के सेंटर तक आके रुक गई हैं। इधर से भी माइक्रोट्यूब्यूल निकली हैं और सेल के सेंटर तक आ गई हैं, और सेंटर में आके ये दोनों साइड की माइक्रोट्यूब्यूल आपस में अटैच हो गई हैं।
ये जो दोनों अपोजिट पोल से माइक्रोट्यूब्यूल आके सेंटर में आपस में जुड़ गई हैं, इन माइक्रोट्यूब्यूल्स का नाम है पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स। फिर इस सेंट्रियोल से कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स लेकिन निकली हैं, लेकिन ये अभी किसी पॉइंट पे अटैच नहीं हुई। इधर से भी निकली हैं, ये इन फ्यूचर अगली स्टेज में जाकर क्रोमोसोम पे अटैच होंगी, फिलहाल अभी अटैच नहीं। इनको कहा जाता है काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो 3 किस्म की माइक्रोट्यूब्यूल्स सेंट्रियोल में से निकली हैं। जो सबसे शॉर्ट लेंथ की हैं एस्ट्रो माइक्रोट्यूब्यूल, जो दोनों पोल से निकलकर सेंटर में इंटरडिजिटेट आपस में अटैच हो गई, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल। जो दोनों पोल से निकलकर अभी फ़िलहाल अटैच नहीं कहीं पे भी, इन्होंने बाद में काइनेटोकोर पे क्रोमोसोम पे अटैच होने, इनको काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स कहा जाता है। अब ये जो पोलर और काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल हैं, इनको कलेक्टिवली स्पिंडल फाइबर्स कहा जाता है। दीज आर नोन एज स्पिंडल फाइबर्स। और तमाम माइक्रोट्यूब्यूल्स को और सेंट्रियोल को मुश्तरका तौर पे माइटोटिक अपरेटस कहा जाता है, क्योंकि इनकी वजह से ही कैरियोकाइनेसिस या माइटोसिस भी होगी। और ये याद रहे, एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल स्पिंडल फाइबर का पार्ट नहीं है। दीज आर नॉट पार्ट ऑफ स्पिंडल फाइबर। जब ये सारी चेंजेस आ गई तो इस प्रोफेज को लेट प्रोफेज कहा जाएगा, या प्रोफेज स्टेज मुकम्मल हो चुकी है। उसके बाद सेल मेटाफेज स्टेज में एंटर हो जाएगा। मेटाफेज स्टेज में क्या चेंज आएगी, सेल के साइज में अगेन थोड़ा इजाफा हो गया होगा। सेंट्रियोल्स एज इट ही मौजूद हैं, एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल उसी तरह से हैं, इधर भी सेंट्रियोल का पेयर उसी तरह है, और एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल भी मौजूद है। पोलर माइक्रोट्यूब्यूल उसी तरह से हैं ये, और इधर से भी पोलर माइक्रोट्यूब्यूल ये उसी तरह से हैं। अब चेंज आएगी कि ये क्रोमोसोम जितने भी हैं, अगर ह्यूमन सेल है तो 46 के 46 डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम ये सेल के बिल्कुल इक्वेटर पे या सेंटर में अरेंज हो जाएंगे। तो मैं सिर्फ कुछ 3 क्रोमोसोम शो कर रहा हूँ। अब इनको पहले ये साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड थे, अब ये इक्वेटर पे या सेल के सेंटर पे अरेंज हो गए। किसने अरेंज किया इनको? एक्चुअली ये जो काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये इनको कैप्चर करेंगे और इनको इक्वेटर पे सेल के सेंटर पे अरेंज कर देंगे। ये तो ऐसे सेल को जब माइक्रोस्कोप में देखें और सेंटर में क्रोमोसोम की प्लेट नज़र आए, मेटाफेज प्लेट, तो इस स्टेज को समझ आए कि ये मेटाफेज ही है। और निशानी मैंने बता दी कि सेल के तमाम क्रोमोसोम सेल के सेंटर पे अरेंज नज़र आएंगे। एक्चुअली ये अरेंजमेंट कैसी है, मैं इसको अलग से ड्रा करके अगर दिखाऊं तो ये क्रोमोसोम है डुप्लीकेटेड, ये
और ये। अब ये जो सेंटर रीजन है ये क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर पोर्शन है, और ये जो मैंने रेड सर्कल ड्रॉ किया है ये एक प्रोटीन है काइनेटोकोर, और ये क्रोमोसोम की ये दोनों स्ट्रक्चर्स क्या कहलाएंगे आपस में, सिस्टर क्रोमैटिड्स। अब इसको डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम मैंने क्यों कहा था कि दरअसल ये 2 क्रोमोसोम हैं, लेकिन जब तक काइनेटोकोर ने प्रोटीन ने इनको जोड़ के रखा हुआ है तब तक ये आपस में सिस्टर क्रोमैटिड ही कहलाएंगे या डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम कहलाएगा। अब काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल इधर अटैच हैं काइनेटोकोर पे, ये इधर और इधर। अब एक डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम पे 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल अटैच हैं, एक इस पोल की तरफ से अटैच हो रही है और एक इस पोल की तरफ से अटैच हो रही है। तो ईच डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम रिसीव 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स एट काइनेटोकोर, एक इस साइड के सेंट्रियोल से और एक इस साइड के सेंट्रियोल से। तो ये मेटाफेज स्टेज मुकम्मल है। दिस इज मेटाफेज ऑफ माइटोसिस। नेक्स्ट स्टेप होगा एनाफेज। एनाफेज स्टेज में क्या चेंज आएगी, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल की कंट्रैक्शन की वजह से सेल थोड़ा इलांगेट हो जाता है, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल की वजह से। कंट्रैक्शन कहना कोई मुनासिब बात नहीं, जबकि काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स अपोजिट पोल की तरफ फोर्स लगाएंगे या अपने अपने पोल की तरफ फोर्स लगाएंगे। जैसे ये क्रोमोसोम था डुप्लीकेटेड, एक ये क्रोमोसोम था डुप्लीकेटेड और एक था ये वाला। एस्ट्रल ट्यूब्यूल एज इट ही हैं, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल इधर से और पोलर ही माइक्रोट्यूब्यूल इधर से एज इट। अब ये जो काइनेटोकोर थी ये इस जानब फोर्स लगाएगी और ये जो काइनेटोकोर है ये इस जानब फोर्स लगाने। ये जब इनकी फोर्स अपोजिट पोल की तरफ या अपने अपने पोल की तरफ लगना शुरू हो गई है तो ये एनाफेज का आगाज हो गया। इसको कहेंगे अर्ली एनाफेज। जब काइनेटोकोर ट्यूब्यूल्स माइक्रोट्यूब्यूल्स अपने अपने पोल की तरफ फोर्स लगाएंगे तो सारा प्रेशर ये सेंट्रल रीजन पे आएगा, जिसको हमने काइनेटोकोर का नतीजा ये काइनेटोकोर टूट जाएगा और उससे सेल में ये क्रोमोसोम सिस्टर क्रोमैटिड एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे। और याद रहे अभी तक एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल एज इट हैं, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल भी एज इट ही हैं, कोई चेंज नहीं। पोलर ट्यूब्यूल भी वैसी है, एस्ट्रल ट्यूब्यूल भी वैसी है। अब ये चेंज आया जी, ये ज़रा देख लें, ये
कैनेटोकोर टूटने से सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो गए, और जब ये सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएंगे तब ये क्रोमोसोम कहलाएंगे। तो आप देख सकते हैं जितने क्रोमोसोम अपवर्ड डायरेक्शन में हैं उतने ही क्रोमोसोम ये इस डायरेक्शन पे भी हैं, इस साइड पे भी हैं। अगर ये 92 क्रोमोसोम सेल के सेंटर में अरेंज थे, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम, तो कैनेटोकोर टूटने से सिस्टर क्रोमेटिड अलग होने से 46 ऊपर आ गए हैं, 46 नीचे आ गए हैं। अब ये एनाफेज मुकम्मल हो गई और इस फेज को मोस्ट क्रिटिकल फेज समझा जाता है। इसलिए मोस्ट क्रिटिकल फेज समझा जाता है क्योंकि इस फेज की वजह से सिस्टर क्रोमेटिड की सेपरेशन होनी है और दोनों तरफ के सेल्स में दोनों साइड पे क्रोमोसोम बराबर तादाद में जाने हैं। अगर इस फेज में कोई अबनॉर्मेलिटी आती है तो इट मीन नए बनने वाले सेल में कोई मसला होगा और क्रोमोसोम की तादाद का फ़र्क आ जाएगा। इसलिए इसको क्रिटिकल फेज़ कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ है कैरियोकाइनेसिस की या माइटोसिस की। और फाइनली सेल जो है इसमें अब ये कंडीशन नज़र आएगी, सेंट्रियोल मौजूद हैं अपोजिट पोल पे ही, एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल भी मौजूद हैं, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल ख़त्म हो गई और क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे पहुंच गए हैं। अगर ह्यूमन सेल है तो 46 इस साइड पे, 46 इस साइड पे। अब जो भी काम प्रो फेज में हुआ था वो सारा प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगी इधर भी और इधर भी। क्रोमोसोम डीकंडेंस होके क्रोमेटिन बन जाएंगे। इस फेज को टीलोफेज कहा जाएगा। तो क्या हम टीलोफेज को प्रोफेज के बिल्कुल अपोजिट फेज कह सकते हैं? यस, कह सकते हैं। और अब आप देख सकते हैं कि एक ही सेल के अंदर दो न्यूक्लियाई बन गए हैं। इस सारे प्रोसेस को कैरियोकाइनेसिस कहा गया है। नेक्स्ट मरहला ये होगा कि ये दोनों न्यूक्लियाई के दरमियान वाला जो एरिया सेल का, यहाँ से सेल टूटेगा, दो सेल बन जाएंगे, इसको साइटोकाइनेसिस कहेंगे। लेकिन साइटोकाइनेसिस का भी एक स्पेसिफिक पैटर्न है और इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर के बारे में कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।